नमस्कार, मैं एडवोकेट सुमित भट्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति के तत्वाधान में आप सभी को आज एफआईआर के बारे में बताऊंगा। एफआईआर से जुड़ी हर वो तथ्य, हर वो बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए। हम सभी आम नागरिकों को भी ये बात पता होनी चाहिए कि एफआईआर क्या होती है, एफआईआर के प्रारूप क्या होते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसकी ज़रूरत हमें कहीं न कहीं जीवन में अवश्य ही पड़ जाती है। तो मैं अपने विषय को शुरू करता हूँ यहाँ से कि एफआईआर जो है हमारी सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में बताई गई है। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमारी 154 सीआरपीसी की धारा है वो यह कहीं पे भी एफआईआर की बात नहीं करती है, कहीं पर भी एफआईआर शब्द को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि यह कहा गया 154 में कि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस अधिकारी को मिलता है तो उसको एफआईआर माना जाएगा, उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट माना जाएगा। अब यदि आप प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को देते हैं तो यह पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी का दायित्व होगा कि जो अन्वेषण करने की शक्ति जिसके पास है थाने पे, वही अधिकारी आपके एफआईआर को दर्ज करेगा और अन्वेषण करेगा, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। हेड कांस्टेबल से ऊपर का कांस्टेबल रैंक से ऊपर के सारे अधिकारी को थाने का बाहर साधक अधिकारी माना जा सकता है। परंतु यदि थाने पर कोई भी उच्च रैंक का ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उस दशा में थाने का हेड कांस्टेबल भी एफआईआर को लिख सकता है। एफआईआर को मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप मौखिक रूप में देते हैं, लिख के एप्लीकेशन आप नहीं दे सकते हैं, साक्षर नहीं है, मौखिक रूप में देते हैं, तो थाने के बाहर साधक अधिकारी का दायित्व होगा कि उसको लिखित में लेखबद्ध करेगा, उसकी एक प्रति आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, आपको आपके कही गई एफआईआर को लिखी हुई कही गई कथनानुसार लिखी गई एफआईआर को पढ़ करके सुनाएगा। उसके बाद उस एफआईआर पर वादी के हस्ताक्षर करवाएगा और उसको जनरल डायरी में दर्ज भी करेगा। यह एक पूरी प्रक्रिया है एफआईआर दर्ज करने की। परंतु यहाँ पर हम समझते हैं जब हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हमारे पास क्या रेमेडी है। यदि हम थाने पर जाते हैं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर के, कोई संज्ञेय अपराध हो गया है, परंतु पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी यदि एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है तो हमारे पास रेमेडी है कि हम उस क्षेत्र के जो एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनको पोस्ट के माध्यम से वो एप्लीकेशन हम भेज सकते हैं। यदि एसपी महोदय को यह लगता है कि इसमें अन्वेषण होना चाहिए, ये आपकी वाजिब एफआईआर है, पुलिस थानेदार केवल अपनी ड्यूटी से बचने के लिए एफआईआर आपकी नहीं लिखे हैं, तो वो पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट कर देते हैं कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए, इनके मामले में अन्वेषण शुरू किया जाए। परंतु हम समझते हैं यदि एसपी महोदय के यहाँ से भी हमको न्याय नहीं मिलता है, उनके यहाँ एप्लीकेशन भेजने के बाद भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो अगला हमारे पास क्या रेमेडी है? अगला रेमेडी हमारे पास है कोर्ट में जाने का। मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ अपने आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ 156(3) का मुकदमा दायर करते हैं। उसमें आप प्रॉपर अपनी बातें लिखते हैं, एक एफिडेविट देते हैं कि हाँ मेरा ये जेन्युइन मामला है, बहुत वास्तविक है, जिसमें कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, परंतु पुलिस के द्वारा यह दर्ज नहीं की जा रही है। कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से आप अपनी बात रखते हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट कर दिया जाता है कि इनके एफआईआर को दर्ज की जाए, दर्ज करके इनके एफआईआर पे इन प्रकरण पे कार्रवाई की जाए। एक तो ये तरीका है। अगर हम समझते हैं कि 156(3) के माध्यम से भी हमारी कार्रवाई नहीं होती है, वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है और मुकदमा खारिज हो जाता है, तब हमारे पास अलग और क्या रेमेडी है जो कि बहुत कम लोग को जिसकी जानकारी होती है। तब हमारे पास एक रेमेडी होती है हाईकोर्ट जाने की, हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल करने की। हम हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। रिवीजन पिटीशन के थ्रू भी हम अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब मैं समझता हूँ, अब मैं कुछ केस लॉज बताता हूँ जिसमें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेशित किया है कि यदि संज्ञेय अपराध के बारे में कोई भी इत्तला पुलिस अधिकारी को मिलती है तो वो तत्काल प्रभाव से एफआईआर को दर्ज करेगा। एक मामला है हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजन लाल,
1993 का। ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को कोई संज्ञेय अपराध घटित होने की प्रथम सूचना दी जाती है तो पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना को अभिलिखित करना ही होगा। इस केस में बताया गया कि पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी से बच नहीं सकता, उसको अब लेखबद्ध करना ही है, एफआईआर लिखना ही है। यदि नहीं लिखता है थानेदार तो उसके लिए वो लाइबल होगा, उसके लिए अकाउंटेबल होगा, वो कोर्ट में आंसरेबल होगा कोर्ट में। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है इसी के साथ साथ ललिता कुमारी का, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी यह कहा गया है कि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस अधिकारी को दर्ज एफआईआर करना ही करना है, उससे वो मना नहीं कर सकता है। अब हम समझ लेते हैं थोड़े शब्दों में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। यदि आपका मामला संज्ञेय नहीं है, असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध के लिए भी हमारे पास यही रेमेडी है। हम पुलिस के थाने जाते हैं, थानेदार जो होंगे, थानाध्यक्ष महोदय होंगे, उनको हम अपनी सारी बातें बताते हैं। यदि वहाँ से मुझे नहीं न्याय मिलता है, वहाँ मेरी कंप्लेंट नहीं ली जाती है तो हम एसपी महोदय के पास जाते हैं। वहाँ से भी अगर मुझे नहीं सहूलियत मिलती है तो हम 156(3) में आगे जाते हैं कि हमारे मामले को दर्ज कराया जाए। इसी के साथ ही मैं आपको एक और मुकदमे को डिस्कस करते हुए जीरो एफआईआर के बारे में भी बताऊंगा। ये जो केस है, ये केस है जिंदर अली शेख बनाम पश्चिम बंगाल, 2009 का मामला है। इसमें एक बलात्संग की पीड़िता थी जिनका पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था। उल्टा पुलिस ने यह कह दिया पीड़िता को कि आप जा करके अभियुक्त के साथ आपसी सहमति से मामला निपटा लें और उसको आपस में ही ख़त्म कर लें, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसके बाद 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास गुहार लगाई गई और जब मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिए जाने पर पीड़िता की एफआईआर रजिस्टर्ड की गई और चिकित्सीय एविडेंस जुटाने में, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका था तो मेडिकल जो एविडेंस जुटाने में 6 महीने का विलम्ब हो चुका था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ आई। इस केस में पुलिस लापरवाही के कारण जो भी मूल्यवान समय नष्ट हो गए थे उसके लिए दोषी पुलिस अधिकारी की जितनी निंदा की जाए वह कम है, ऐसा हमारी उच्चतम न्यायालय ने इस केस में कहा। अब मैं बता रहा था कि जैसा कि जीरो एफआईआर के बारे में, जीरो एफआईआर वह एफआईआर होता है जब हमारे साथ कोई घटना घटित होती है परंतु हमारा क्षेत्र अपने जो मूलतः नियम होता है कि अपने क्षेत्र के ही आप थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, परंतु जीरो एफआईआर वह एक प्रावधान है जो कि निर्भया केस के बाद आया था। यदि हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो हम किसी भी थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। और वो एफआईआर संबंधित थाने में 4 दिन 5 दिन या जैसे भी सहूलियत होती है हफ्ते भर के अंदर में उसको उस कंसर्न थाने में भेजना होता है। यह जीरो एफआईआर का फ़ायदा है। कई बार हमें जब अपने थाने पे एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो हम अन्य थाने पे जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, यह हमारे पास रेमेडी है। तो आज हम सभी ने एफआईआर के बारे में समझा, जाना एफआईआर क्या होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हमारे पास क्या रेमेडी है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करना ही है, यह सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स में कहा गया है। इसी के साथ आज के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।